राधे कृष्णा दोस्तों, चलिए हम आज का हमारा ये सीरीज़ स्टार्ट करते हैं 1000 MCQ सीरीज़ का सेकंड पार्ट। आज आपसे मैं इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी फ्रेंड्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये सीरीज़ रहेगी, इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी जो आपके नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, वे क्वेश्चंस भी आपके इस 1000 MCQs में कंप्लीट होंगे। एंड आज हम कुछ PYQs भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो आज मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो आपको इस सीरीज़ से बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्वेश्चन से। तो जो आप फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, दैट इज़ नेशनल टीचर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर नोटबुक में लिख सकते हैं आप, एंड देन आप आंसर चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को प्ले करके। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज, दैट इज़ 5 अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर 5 को टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब गाइस, जो टीचर डे है वो वर्ल्ड टीचर डे से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेशनल टीचर डे की, जो डिस्टिंक्ट है वर्ल्ड टीचर डे से, एंड इसको सेलिब्रेट किया जाता है 5 अक्टूबर को। सिंपल, ओके। तो लर्न करने वाला क्वेश्चन था। आगे आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10+2+3 ईयर स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। आप ऑप्शन स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। मेन चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है कि एक सेकेंड, कि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 10, 2 और 3, इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स। देखिए, ये 10+2+3 का मतलब है आपके जो स्कूल्स के जो 12 ईयर्स होते हैं उसको सेपरेट करके लिख दिया 10+2। जो आप ये 3 देख रहे हैं ये आपके कॉलेज का हो गया, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन से रिलेटेड, इन्होंने प्रपोज किया था, ये प्रपोज किया गया था एजुकेशन कमीशन 1964 ने प्रपोज किया था। अब यह इसी क्वेश्चन में जो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, इससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब कैसे, देखिए, आपसे पूछा जा सकता है एजुकेशन कमीशन कब बनी, रामामूर्ति कमीशन कब बनी, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब बनी, एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब बनी। तो ये ईयर्स जो है ये भी आपको साथ में लर्न करने हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेटर टीचर। आप ये ऑप्शन जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें से ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो एक टीचर है वो बेटर टीचर है। द वन स्ट्रिक्टली फॉलोज द डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस। क्या जो टीचर्स हर एक गाइडलाइंस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, क्या वो बेटर टीचर की कैटेगरी में आता है। या फिर वो टीचर जो अपना पूरा का पूरा टाइम अपना स्कूल के लिए डिवोट करता है। या फिर वो टीचर जो इंटरेस्टेड होता है कि मुझे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे करनी है। यानी जो टीचर, मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आप एक टीचर की तरह सोचिए, आप कब बेटर टीचर माने जाओगे, ठीक है। कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा रहता है माइंड में कि मैं किस तरीके से बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट करूँ। या फिर वो टीचर जो स्टूडेंट्स की लीडरशिप को डेवलप करने में हमेशा आगे रहता है। अब फ्रेंड्स, आपको कहीं ना कहीं सारे के सारे ऑप्शंस ठीक लग रहे होंगे, बट इसमें से एक ही ऑप्शन ऐसा है जो एक्यूरेट है, और आपको वो एक्यूरेट ऑप्शन फाइंड करना है। फिर मैं आपको रीज़न बताऊंगी कि ऐसा क्यों, ओके। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, दैट इज़ ऑप्शन सी, ठीक है। यानी वो टीचर बेटर टीचर की कैटेगरी में आता है जिसको इंटरेस्ट रहता है कि मुझे बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे करनी है, वो ही टीचर बेटर होगा। अब यहाँ पर हमने सी ही ऑप्शन को क्यों सिलेक्ट किया एंड ABD को क्यों एलिमिनेट किया, रीज़न ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन जब आप एज अ टीचर सोचते हो तो आपको उसे स्टूडेंट से रिलेट करके सोचना है। जहाँ पर भी बच्चे का पूरा विकास हो रहा है, पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट के बारे में बात आ जाए, तो वही ऑप्शन एक्यूरेट होगा। बिकॉज टीचर स्कूल के लिए बाद में है, पहले वे टीचर बच्चों के लिए है, ठीक है। अगर टीचर अगर बच्चों के लिए फेवर में काम कर रहा है, बच्चों की डेवलपमेंट कर रहा है, तो ओवरऑल किसको बेनिफिट मिलेगा, स्कूल को बेनिफिट मिलेगा। अगर बच्चे अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं, अच्छा अचीव कर रहे हैं, बिकॉज उनको टीचर इतना अच्छा मिला है, तो प्रोग्रेस किसकी होगी, प्रोग्रेस स्कूल की भी तो साथ में होगी। तो टीचर पहले बच्चों का है, पहले स्टूडेंट्स का है। आपने हिचकी मूवी देखी होगी 100%। हिचकी मूवी में जो 9F के स्टूडेंट्स हैं
वे कितने ज़्यादा वो मतलब गलत रास्ते पे जा चुके थे, भटक चुके थे गलत डायरेक्शन में, पढ़ते नहीं थे। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक एग्रेसिव वाली फीलिंग आने लग गई थी बच्चों में कि हाँ हमारे साथ कोई मिलकर नहीं रहता। तो मतलब उन्होंने अपना ही एक अलग से ग्रुप बना लिया था 9F के बच्चों ने, वे इकट्ठे रहने लग गए थे। लेकिन हिचकी में मुझे जो टीचर थे वे, उन्होंने उनको एक राइट डायरेक्शन प्रोवाइड की। ठीक है, सभी बच्चों टीचर की हेल्प से, यानी जो हिचकी में जो टीचर, जो रानी मुखर्जी ने रोल प्ले किया था टीचर का, जो उन्होंने जो हमने मूवी में देखा उसमें क्या दिखाया गया था कि उन्होंने कैसे 9F के बच्चों की किस्मत बदल दी, कैसे 9F के बच्चे इतने ज़्यादा अच्छे बना दिए हर चीज़ के अंदर, उनको एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड की, उनका कंप्लीट डेवलपमेंट किया। तो कहने का मतलब एक बेटर टीचर वही है जो बच्चे की कंप्लीट डेवलपमेंट करे। अब हमने ये फर्स्ट 3 ऑप्शन, फर्स्ट A, B एंड फोर्थ ऑप्शन क्यों सिलेक्ट नहीं करा? देखिए फ्रेंड्स, आपको हमेशा वही ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसका लिंक सीधा स्टूडेंट से हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, देखिए अगर बच्चे की कंप्लीट डेवलपमेंट होती है तो उनमें लीडरशिप की क्वालिटी भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा सी में कवर होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार क्या होता है, परसेप्शन का फ़र्क होता है। एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन क्या चीज़ को सोचकर बनाया एंड आपने क्या चीज़ को सोचकर उसको टिक किया, वहाँ पर जो आपकी थिंकिंग है वे एग्जामिनर की थिंकिंग के साथ मैच होनी चाहिए। यहाँ पर आता है लक फैक्टर, आपका लक कैसा है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच हो जाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके 4 ऑप्शंस ठीक लगते हैं हमें, लेकिन उस केस के अंदर आपका पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैच हो जाता है तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। वहाँ पर लक फैक्टर होता है। अदरवाइज मैंने आपको तरीका बता ही दिया क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का। एजुकेशन वुड बी मीनिंगफुल व्हेन इट इज़ डैश सेंटर्ड, यानी एक एजुकेशन कब मानी जाएगी कि वे मीनिंगफुल है बच्चों के लिए, जब वे करिकुलम सेंटर्ड हो, सोसाइटी सेंटर्ड हो, स्टूडेंट सेंटर्ड हो या फिर टीचर सेंटर्ड हो। इसका मतलब करिकुलम यानी एजुकेशन प्रॉपर जो एजुकेशन है पूरी करिकुलम के ऊपर ही होनी चाहिए। ठीक है, जैसा करिकुलम में है वैसा पढ़ाना है, बस दैट्स इट। सोसाइटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए एजुकेशन, बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, फिर टीचर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यस, बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, दैट इज स्टूडेंट सेंटर्ड। क्योंकि पढ़ना किसको है? बच्चों को करना है। स्टूडेंट्स जो है वो यंग जनरेशन है फ्यूचर की, यानी फ्यूचर है, यानी आज का जो बच्चा है हमारा, वे हमारा फ्यूचर है। इन अदर वर्ड्स, अगर बच्चे के अकॉर्डिंग एजुकेशन की जाएंगी तो बच्चे पूरे इंटरेस्टेड होंगे उस एजुकेशन को लेने के लिए। ठीक है, एंड रही बात करिकुलम की, जो करिकुलम होता है वे बच्चों के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया गया होता है। ठीक है, यानी जो स्टूडेंट है वे एक मेजर रोल प्ले करते हैं हर चीज़ में। स्टूडेंट को ध्यान में रखकर ही करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, टीचर भी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही एक्ट करता है कि बच्चों को जो चीज़ चाहिए, जैसे तरीके से चाहिए, टीचर वैसे ही बच्चों को प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे मुझे पता है कि आप सभी को प्रैक्टिस की बहुत नीड है, तो आप ही के लिए MCQ सीरीज़ लेकर आई, तो आपकी नीड को समझकर ही मैं चीज़ें लेकर आ रही हूँ। तो कहने का मतलब करिकुलम स्टूडेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होता है। ठीक है, टीचर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बिहेव करती है। सोसाइटी भी क्या है? बच्चों से मिलकर बनी है, बड़ों बच्चों यानी ग्रुप ऑफ पीपल ही क्या है? एक सोसाइटी है जिसमें मिलकर रहते हैं लोग, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। तो कुल मिलाकर जो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही हमारी प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर वीक यू शुड। अब यहाँ पर आप देख रहे हो यूअर क्लास, मतलब अगर आपकी क्लास में अगर जो मेजॉरिटी है बच्चों की वे ज़्यादा वीक स्टूडेंट्स, यानी अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, उसमें से 30 बच्चे तो कमज़ोर है, 10 बच्चे इंटेलिजेंट हैं, तो यहाँ पर यूअर क्लास का मतलब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को एज ए टीचर सोचिए। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पर इस चीज़ को एज अ टीचर सोचिए कि यहाँ पर यूअर क्लास की बात आ गई। जब आप इसको एक टीचर की तरह सोचेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा जब आप इन सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे। तो इन क्वेश्चंस के अंदर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हमें इमेजिनेशन की भी ज़रूरत होती है, हमें इमेजिन करना पड़ता है सिचुएशंस को। देखिए, नोट केयर अबाउट द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग फास्ट सो दैट स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन लेवल में इंक्रीज, कीप योर टीचिंग स्लो अलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा गाइडलाइंस टू ब्राइट पीपल्स। अब जब आपकी क्लास में वीक बच्चे ज़्यादा है और इंटेलिजेंट कम हैं, तो टीचर को एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है।
टीचर बिल्कुल स्लो भी नहीं हो सकता कि जो इंटेलिजेंट बच्चे वे डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाए, टीचर के साथ ट्यूनिंग उनका ख़राब होने लग जाए, या वे इतने फास्ट भी नहीं हो सकते कि वीक बच्चों को कुछ समझ में ही ना आए, उनके बाउंस चला जाए। ठीक है, तो चीज़ों को एक टीचर को एक मैम को बैलेंस करके चलना पड़ता है हर चीज़ को। तो ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट बच्चों को बिल्कुल इग्नोर कर दो, ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा एब्सोल्युटली गलत है। सेकंड में क्या कहा गया है कि अपनी टीचिंग स्पीड को फास्ट रखें कि बच्चों का जो कॉम्प्रीहेंशन लेवल है, जो बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो इंक्रीज़ हो। अगर आप एक टीचर है और अपनी स्पीड को फास्ट रखते हैं तो कॉम्प्रीहेंशन लेवल इंटेलिजेंट बच्चों का तो इंक्रीज़ हो जाएगा, बट वीक बच्चों का क्या होगा। और अगर आप अपनी टीचिंग को स्लो रखते हैं तो इंटेलिजेंट बच्चे क्या हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कितनी बोरिंग क्लास है, मैम कितना स्लो करा रहे हैं। बिकॉज जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो भी चीज़ों को फास्ट पढ़ना पसंद करेंगे, स्लो चीज़ें उनको बोरिंग लगेंगी। इसलिए तीनों ही ऑप्शन हमारे गलत है। जो आपका राइट आंसर दैट इज ऑप्शन डी। अब कैसे, अब ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट में क्या कहा गया है। अपनी टीचिंग को स्लो रखे टीचर, इस तरीके से स्लो रखे कि जो ब्राइट पीपल्स है, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, उनको एक्स्ट्रा गाइडलाइंस भी दी जा सके साथ के साथ। यानी अगर मैं आपको कुछ टीच करा रही हूँ, अब यूट्यूब पर हर तरह का कैंडिडेट देखता है वीडियोस को, चाहे वे वीक है, एवरेज है, इंटेलिजेंट है। तो मुझे इस तरीके से अपनी वीडियोस डिज़ाइन करनी पड़ती है कि इंटेलिजेंट बच्चों को मैं कुछ एक्स्ट्रा गाइडलाइंस प्रोवाइड कर पाऊँ, लाइक टिप्स वगैरह हो गई, कैसे अपना कंटेंट कवर करना है, राइट। अपनी टीचिंग को मैं स्लो भी रखती हूँ, ठीक है, और साथ साथ एक्स्ट्रा गाइडलाइंस भी देती हूँ कि किस तरीके से जो इंटेलिजेंट है, जो ब्राइट पीपल्स है, वे किस तरीके से हेल्प ले पाए। तो हर तरह का स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर चीज़ें कराई जाती हैं। तो आई होप आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर हु इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स शुड। यानी अगर एक टीचर बच्चों का अटेंशन अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रही, यानी बच्चों का ध्यान अपनी तरफ नहीं ला पा रही टीचर, तो टीचर को क्या करना चाहिए। अब आप एक टीचर है, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हैं मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, बच्चे ध्यान ही नहीं दे रहे, तो यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए कि बच्चे मेरी तरफ अपना ध्यान लेकर आए और जो टॉपिक कराए उसको समझे। अब इसमें आप ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे तरीके से क्वेश्चंस को सोचना स्टार्ट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग जब आप अटैम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को, तो आपको फ्रेंड्स इतना अच्छे से आंसर पता लग जाएगा कि यस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो यही है, और आपकी गलती करने के चांसेस फ्रेंड्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ओके, इवेल्युएट हिज टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव इट, रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट, फाइंड फॉल्ट इन हिज पीपल्स, स्टार्ट डिक्टेटिंग। अब ध्यान दीजिएगा सॉरी फ्रेंड्स, देखिए अब मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपका मेरी तरफ ध्यान नहीं आ रहा, तो मैं अपने मेथड्स को ही इवेल्युएट करूँ कि क्या मेरे पढ़ाने में ही कोई कमी, इसलिए बच्चे मेरी तरफ नहीं देख रहे, उसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। यहाँ पर एक पॉजिटिविटी भी आ रही है पॉइंट में, और एक कहीं ना कहीं सही भी है। चलिए हम आगे पॉइंट्स देखते हैं। अब मैं ये सोचूँ बच्चे तो मुझसे पढ़ ही नहीं रहे, इसका मतलब मैं अच्छा पढ़ाती नहीं और अपने आप से डिमोटिवेट होकर पोस्ट से रिज़ाइन कर दूँ, ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, बिकॉज फ्रेंड्स पोस्ट से रिज़ाइन करना की बजाय हमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए कि कैसे मैं इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँ। ठीक है, मैं कब तक पोस्ट से रिज़ाइन करूँगी, राइट। क्या मुझे बच्चों में ये गलतियाँ निकाल देनी चाहिए कि बच्चे नहीं कर रहे, मैं तो सही करा रहा हूँ, ये चीज़ भी गलत है। बच्चों में गलती क्यों निकाली जाए, हो सकता है कि टीचर ही ठीक से ना पढ़ा रहा हो। क्या मैं डिक्टेटिंग करना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, यानी एक तरफा तानाशाही कहते हैं जिससे हम, यानी तानाशाही, यानी बच्चों को बोलने का मौका ही ना दूँ मैं, डिक्टेटिंग, मैं बोले जा रही हूँ बच्चों की सुनी नहीं रही, मैं डिक्टेटिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए। मुझे खुद के ही मेथड्स देखने चाहिए कि जिस मेथड से मैं अगर बच्चों को कोई चीज़ टीच करा रही हूँ तो क्या पता उसी में कोई कमी हो, मुझे उसी को इवेल्युएट करना चाहिए, उसकी जो मैं मेथड यूज़ कर रही हूँ टीचिंग का उसमें क्या कमी है, क्या खूबी है, ठीक है, मेरिट्स डीमेरिट्स, और कैसे मैं उन डीमेरिट्स को इम्प्रूव करूँ। अगर मैं इस चीज़ के ऊपर वर्क करती हूँ एज अ टीचर तो इसका बेनिफिट बच्चों को भी मिलेगा और टीचर को भी मिलेगा, बच्चों का अटेंशन 100% आपकी तरफ आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको साइंस का टॉपिक करा रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एसएसटी किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक ले लीजिए एंड आप उसको थियोरेटिकली पढ़ाए जा रहे हो और वो टॉपिक प्रैक्टिकल कराने का है, तो क्या बच्चों को अटेंशन आएगा। तो वहाँ पर आप एक्सपेरिमेंटेशन मेथड कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ डेमो वाली है तो आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से करा सकते हैं, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। अब यहाँ पर आपको टीचिंग प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है,
अब आपको इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन टिक करना है कि एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होगा ऑर्डर में, यानी पहला स्टेप कौन सा आएगा टीचिंग के अंदर, सेकंड कौन सा, देन थर्ड, देन फोर्थ। आपको सीरीज़ को आपको अरेंज करना है सीरीज़ में। ओके, तो आप इसको पॉज करके इसको अच्छे से सोचिए इसका क्या स्टेप रहेगा। सबसे पहले क्या आएगा फ्रेंड्स बताइए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट लगता है तो। देखिए, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, यानी अगर मैं एक टीचर हूँ, मैं टीच कर रही हूँ, तो पहले मैं ऑब्जेक्टिव डिसाइड करूँगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही है जो आपको पूरी डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको किस डायरेक्शन पर चलना है, आपको गाइड करता है। ठीक है, तो पहले हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो पहला हमारा आएगा फोर्थ। अब आपको मैं एक ट्रिक बता रही हूँ क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। अब आपको ए और बी में क्या पहले फोर्थ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये ए और बी तो हमारे ऑटोमेटिक गलत हो गए, क्योंकि फर्स्ट स्टेप आपका है ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करना। एंड आपको सी और डी में फर्स्ट स्टेप 4 ही दिख रहा है, यानी सी और डी में से हमारा कोई एक ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करने के बाद आपने जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट किया है, आप चले गए क्लास में टीच करने के लिए, तो फिर आप ये देखेंगे कि जो आज मैं नया टॉपिक बच्चों को पढ़ाऊंगा, बच्चों को उसकी कितनी नॉलेज है पहले से ही। तो बच्चे की आप प्रेजेंट नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज के साथ रिलेट करेंगे। तो फोर्थ के बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप आता है दैट इज़ 1 ऑप्शन। सी में आपको 4 के बाद 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो सी हमारा ऑटोमेटिक गलत हो गया, डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट ऑप्शन। अब जिसको 2 या 3 स्टेप ही मालूम है वो आराम से इसको कर देगा। ठीक है, इस तरीके से इस ट्रिक को यूज़ करके आप बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, आपको करेक्ट ऑप्शन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, देन आपका स्टेप रहेगा, जब आपने प्रेजेंट नॉलेज के साथ यानी प्रीवियस नॉलेज के साथ आपने बच्चों का पीके टेस्टिंग कर दी, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के बाद बच्चों की करी, देन आप अपना मटेरियल रखोगे बच्चों के सामने। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल कोई चार्ट के थ्रू बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, कोई मॉडल के थ्रू कराना चाह रहे चीज़ें, देन आप इवेल्युएट करेंगे कि मैंने कैसा पढ़ाया, बच्चों से फीडबैक लेकर। अगर बच्चों का फीडबैक अच्छा नहीं आया तो आप वापस से उसमें जो कमी आई उसको आप दूर करने की कोशिश करो, लास्ट में वापस से रीटीच करना स्टार्ट कर देंगे। सो डी हमारा जो है वो राइट आंसर है, डी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर्स इन अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग अ टीचर। ठीक है, इसमें से ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट, ऐसा कौन सा फैक्टर है जिस पर एक टीचर की सक्सेस डिपेंड करती है। ठीक है, क्या स्कॉलरशिप, कम्युनिकेटिव एबिलिटी, पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट द क्लास टू द पिल्स, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। इसमें से ऐसा कौन सा फैक्टर समझते हैं जिस पर एक टीचर की सक्सेस डिपेंड करती है। अब एक टीचर ने स्कॉलरशिप ले लिया बट उसको टीच करना नहीं आ रहा, तो क्या वो सक्सेसफुल होगा? यानी क्या उसको वो फीडबैक मिलेगा बच्चों से पॉजिटिव जो मिलना चाहिए था? कम्युनिकेटिव एबिलिटी, यस, कम्युनिकेटिव एबिलिटी मैटर बहुत ज़्यादा करती है। अगर टीचर की कम्युनिकेटिव अच्छी एक कम्युनिकेशन स्किल है टीचर में, तो बच्चे से बहुत जल्दी कनेक्ट होंगे। थर्ड है हमारा, टीचर की पर्सनैलिटी कैसी है, एंड टीचर कितना एबल है अपने आप को क्लास से रिलेट करने में, पीपल्स के साथ रिलेट करने में, एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। अब आपको ये तीनों ऑप्शन ठीक लग रहे होंगे और मे बी आपको 4 ऑप्शन ही ठीक लग रहे हो, बट जो एक्यूरेट आपका जो यहाँ पर आंसर होगा दैट इज़ सी ऑप्शन, कि टीचर की पर्सनैलिटी पहले एकदम एक अच्छी पर्सनैलिटी होना चाहिए। पर्सनैलिटी इन द सेंस कि बच्चे इन्फ्लुएंस हो टीचर से। ठीक है, टीचर का अफेक्ट पड़े बच्चों पर, एंड टीचर इतना पावरफुल होना चाहिए कि वे क्लास को अपने साथ जोड़ सके। ठीक है, क्लास से वे अपने आप को जोड़ सके, बच्चों से अपने आप को जोड़ सके। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने इस चीज़ को ध्यान से समझा हो, इसमें आपकी दोनों ही चीज़ें आ गई। इस थर्ड पॉइंट में आपके सारे ऑप्शंस इन्वॉल्व हो गए। अब कैसे? टीचर की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, टीचर की ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी अच्छी होगी, तभी वे अपने आप को क्लास से कनेक्ट कर पाएगा, बच्चों से कनेक्ट कर पाएगा। तो सी जो ऑप्शन है ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है, एक वाइड टर्म है जिसमें आपके बाकी के ऑप्शंस भी कवर हो रहे हैं। तो जो एक्यूरेट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। अ टीचर इन द क्लासेस, ठीक है, जो टीचर है क्लास में वो क्या होता है? जैसे क्लास है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन। आपका यहाँ पर थोड़ी ग्रामर आ गई। क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन। क्लास का मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स।
ठीक है। तो जो टीचर है वे प्रेसिडेंट है इस ग्रुप का यानी क्लास का, क्या वे डायरेक्टर है ग्रुप का, क्या वे लीडर है और गाइड है ग्रुप का, या फिर सभी सारे पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स दैट इज़ सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। टीचर पूरी क्लास का लीडर भी है और पूरी क्लास का गाइडर यानी मेंटर भी है, पूरी क्लास को गाइड भी करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्टूडेंट्स लर्न मोर फ्रॉम अ टीचर हु इज डैश। ठीक है, स्टूडेंट्स टीचर से ज़्यादा तभी सीखता है जब टीचर क्या हो, अफेक्शनेट, वन हु कम्युनिकेट्स हिज आइडियाज़ प्रिसाइजली एंड क्लियरली, जेंटल एंड हार्ड वर्किंग। इसका जो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन बी, यानी अगर टीचर अपने आइडियाज़ को अच्छे से क्लियरली बच्चों के सामने रख पा रहा है, तरीके से रख पा रहा है, तो ऑटोमेटिक बच्चे उसी से ज़्यादा सीखेंगे। अगर टीचर हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है, लेकिन टीचर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्या बच्चे लर्न कर पाएंगे? टीचर बहुत अफेक्शनेट है, बहुत जेंटल है, बहुत काइंड है, यानी बच्चों से बहुत पोलाइटली डील करता है, लेकिन अपने आइडियाज़ शेयर नहीं कर पा रहा अच्छे से, यानी अपनी बात को रख नहीं पा रहा, अपने कॉन्सेप्ट को समझा नहीं पा रहा बच्चों को, तो क्या बच्चे लर्न कर पाएंगे टीचर से? तो इसीलिए इसका जो एक्यूरेट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन बी, कि जब बच्चे अपने आइडियाज़ को प्रिसाइजली क्लियरली अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, बच्चों को अच्छे से लेसन्स क्लियर करा पाए, तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे टीचर से। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? आंसर बी। ओके फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने 20 क्वेश्चंस आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली थी, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको बोरिंग लगने लग जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं 20 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँ पर वीडियो, 50 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँ, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो हमारी ऐसी ही स्पीड चलती रहेगी। ठीक है, एंड साथ ही साथ मैं बाकी सीरीज़ भी कंटिन्यू करूँगी एंड बैक टू बैक वीडियोज़ रहेगी। लाइक नेक्स्ट जो मेरी वीडियो रहेगी वे मैंने बिजनेस मैनेजमेंट के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी दे दिए। अब यहाँ से 21 क्वेश्चन है आपके, जो 10 to 20 क्वेश्चन रहेंगे वे आपके PYQs रहेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट वीडियो मेरी रहेगी वे रहेगी बिजनेस मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स डिस्कस करूंगी आज मैं आपसे। 3rd लेक्चर हमारा रहेगा, तो इस चैनल के साथ गाइस अपनी ट्यूनिंग बनाकर रखिएगा। स्टे केयर, स्टे सेफ एंड स्टे होम। बाय बाय एंड पढ़ते रहिए। ठीक है, आपका नेट का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, आपकी डेट एक्सटेंड हो गई है 30 जून तक नेट के एग्ज़ाम की। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म फटाफट भर लीजिए अपना, बिकॉज फ्रेंड्स अभी एग्जैक्ट नहीं पता कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, आपको बीच में ढील नहीं बरतनी कि एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा, हम थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। आपके लिए गोल्डन टाइम है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि हमें कैसे अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है, JRF क्रैक करना है। बिकॉज जितना समय आपको अब की बार मिला है पढ़ने का, तो इसमें आप पूरे 99 यानी आप पूरे 100% तक भी ला सकते हैं, बस आप में हिम्मत होनी चाहिए लाने की। ठीक है, मेहनत करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।